गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आज नया टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको समझिएगा। IIT JEE नीट दोनों जगह पूछा जाता है और इसके इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो इसके वेटेज से। अच्छा खासा इसका वेटेज है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें पर चर्चा करते हैं। पहली बात तो जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, इवन सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, तो हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोशन देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिजिड बॉडी को। किसको देखेंगे? रिजिड बॉडी को। तो सबसे पहली बात तो यही कि रिजिड बॉडी क्या होती है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सवाल। रिजिड बॉडी क्या होती है? देखो, हर उस बॉडी को रिजिड बॉडी कहेंगे जिसके किन्हीं दो पॉइंट, बॉडी में किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज न हो, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज न हो। जैसे ये हमारा मार्कर है, इसमें मान लीजिए दो पॉइंट है, ये एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपका चेंज नहीं होगा। इसको आप मूव भी करा दो, इसको फेंक दो, फेंक कर जाकर फिर उठा के देखोगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? अगर सेम रह रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो मार्कर है एक रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी आप किसे कहते हो? कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट विल रिमेन सेम। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विल रिमेन सेम। तब आप उसे क्या कहोगे? रिजिड बॉडी। सपोज करो कि ये आपकी एक बॉडी है ना, ये आपकी एक, मान लेते हैं इसलिए रॉड है, ठीक है, ये आपका एक रॉड है ना, आयरन रॉड है, ये एक रॉड है। इस पर दो पॉइंट है। सपोज करो एक पॉइंट ये है A और एक पॉइंट है B, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सपोज करो वो L है। तो क्या है? L है। अब पॉइंट A और B के बीच का जो डिस्टेंस L है, ये अगर चेंज ना हो, ये अगर इसमें कोई मोशन, इस बॉडी को कोई मोशन भी कराया जाए और पॉइंट A और B के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तब हम इस आयरन रॉड को क्या कहेंगे? कि ये एक रिजिड बॉडी है। ये क्या है? रिजिड बॉडी। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है। क्या होती है रिजिड बॉडी? ऐसी बॉडी जिसमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता समय के साथ, तो उसे हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी। एक और अच्छा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो कि मान लो ये कोई रॉड है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसका मोशन है। तो हम बता दे रहे हैं कि इस डायरेक्शन में इसका मोशन है। एक पॉइंट यहाँ पर है B और एक पॉइंट है यहाँ पर मान लो A, पॉइंट A और B, ठीक है। पॉइंट A की जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, पॉइंट A की जो लीनियर वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में VA है, पॉइंट B की जो लीनियर वेलोसिटी है वो VB है, ठीक है। तो अगर ये रिजिड बॉडी है, तो पॉइंट A और पॉइंट B का इस रॉड के लेंथ के अलोंग, ये रॉड है आपका, इस रॉड के लेंथ के अलोंग जो वेलोसिटी होगी ना, वो दोनों इक्वल होगी। पॉइंट A और पॉइंट B की इस रॉड के लेंथ के अलोंग जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि अगर इक्वल नहीं हुई, सपोज करो कि पॉइंट A की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और पॉइंट B की वेलोसिटी कम रहेगी, मतलब अगर ये कंडीशन हो गया कि VA इज ग्रेटर देन VB, अगर ये हो गया तो जो पॉइंट A है वो आगे बढ़ जाएगा और पॉइंट B आपका वही रह जाएगा। तो पॉइंट A अगर आगे बढ़ जाएगा, दैट मीन्स A और B की जो बीच की दूरी है वो दूरी बढ़ जाएगी, मतलब ये इनके बीच की दूरी बढ़ गई। अगर इनके बीच की दूरी बढ़ गई या बदल गई, दैट इज चेंज हो गई, तो आप इसको कहोगे कि ये रिजिड बॉडी नहीं है। क्योंकि रिजिड बॉडी कौन सी होती है? कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट विल रिमेन सेम। तो A और B के बीच की डिस्टेंस अगर सेम रहेगा हर समय, तभी आप उसको कहोगे रिजिड बॉडी। लेकिन अगर वेलोसिटी V की बढ़ गई, आपकी पॉइंट A की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बढ़ गई और B की मान लो उतनी ही है, ठीक है, तो आपका पॉइंट A आगे बढ़ जाएगा और A और B के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, और डिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो इसको रिजिड बॉडी नहीं कहोगे। मतलब रिजिड बॉडी होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? पॉइंट A और पॉइंट B का मतलब इसके लेंथ के अलोंग जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो सेम होनी चाहिए। या आप ऐसे कह सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A B के बीच के जो, मान लो A विथ रिस्पेक्ट टू B है, वो आपकी जीरो होनी चाहिए। किसके अलोंग? लेंथ के अलोंग, ठीक है, अलोंग द लेंथ जो रिलेटिव वेलोसिटी है
वी ए बी, ये क्या होगी, जीरो होगी। या ऐसे कह सकते हो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी की जो लीनियर वेलोसिटी अलोंग द लेंथ है वो इक्वल होगी, तभी ये रिजिड बॉडी होगी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है भाई, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विल रिमेन सेम, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है, सपोज करिए रिजिड बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पर मान लीजिए 3 पॉइंट है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3। तीनों ही पॉइंट की जो वेलोसिटी है, मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v3 है। इस बॉडी पे 3 पॉइंट 1, 2 और 3 और तीनों की वेलोसिटी हमने बता दी आपको v1, v2 और v3। अगर इस बॉडी के इन तीनों पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल हो, v1, v2 और v3, इस बॉडी पर स्थित इन तीनों पॉइंट की वेलोसिटी अगर लीनियर वेलोसिटी इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है एक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, एक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, इफ अ बॉडी, मतलब अगर इफ एवरी पॉइंट ऑफ अ बॉडी, इफ एवरी पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स विथ सेम लीनियर वेलोसिटी, देन इट इज नोन एज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, इट इज नोन एज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसको मैं आपको लिख देता हूं, इफ एवरी पॉइंट ऑन अ बॉडी मूव्स विथ सेम लीनियर velocity, then it is in pure translational motion। यहाँ तक आपको बात को समझ में आ रही होगी, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि इफ एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, देन बॉडी इज इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। एक रिजिड बॉडी या एक बॉडी है, उस पर स्थित जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी उसके पार्टिकल होंगे, सभी पार्टिकल अगर सेम लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी ये इस तरीके कोई भी शेप का हो, आपकी उसमें शेप का कोई महत्व ही नहीं है, मेनली आपका ये है कि जितने भी पार्टिकल हो, जैसे यही है आपका ये मार्कर है, तो ये मार्कर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो इसके सभी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी सेम हो, सेम लीनियर वेलोसिटी से होगा, तो हम कहेंगे कि ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। ये क्या कर रही है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है मार्कर का। मार्कर के सभी पार्टिकल का वेलोसिटी अगर सेम है, वेलोसिटी अगर क्या है, लीनियर वेलोसिटी अगर सेम है, तो हम कहेंगे कि ये मार्कर जो है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। इतनी बात आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हो। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान से समझनी है कि मान लो ये आपकी एक बॉडी है, ठीक है, m मास की, और इसको इस पॉइंट पर एक हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, F एक्सटर्नल, एक एक्सटर्नल फोर्स इस पॉइंट पे हम लगा रहे हैं। तो इस पार्टिकल या फिर इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन किस पॉइंट पर वर्क करेगा, इस बॉडी पर, जो आप फिर से सुन लो, m मास का एक बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से रखा है, आपका रॉड मान सकते हो आप, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स इस पॉइंट पर लगा रहे हैं, तो इस बॉडी के किस पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन वर्क करेगा, किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, उस बात को समझिए। तो इस पॉइंट पे होगा, यहाँ होगा, या मिड में, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास पे, उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा इसका, वो सेंटर ऑफ मास का होगा, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। या आप लिख सकते हो F एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ तक की बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। तो अभी हम लोग क्या देखें, रिजिड बॉडी देखा हमने, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन देखा हमने, और साथ ही साथ हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन होता है किसी बॉडी का, वो सेंटर ऑफ मास पर किस तरीके से होता है, किस तरीके से सेंटर ऑफ मास पर होता है। इतनी बात आप क्लियरली समझ पा रहे हो। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो इसका जो मोमेंटम होगा, बॉडी का जो मोमेंटम होगा, वो m इंटू वी हो जाएगा, क्योंकि v तो आपका v, अगर रिजिड बॉडी है,
ठीक है, और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो v मतलब एवरी पार्टिकल हैज सेम वेलोसिटी, सबका सेम वेलोसिटी होगा, तो m इंटू वी लिख सकते हो। इसका क्या लिख सकते हो, इसका m इंटू वी लिख सकते हो आप मोमेंटम। ठीक है, यहां तक आपकी बातें क्लियर है। अब हम लोग देखने चल रहे हैं प्योर रोटेशनल मोशन को। प्योर रोटेशनल मोशन को देखने से पहले आपको एक छोटी सी पहली बात बतानी पड़ेगी हमें, वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मैंने आपको पढ़ाया है, सर्कुलर मोशन हमने पढ़ाया है। सर्कुलर मोशन जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मोशन कर रहा है तो उसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसके मोशन को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। मतलब अगर पार्टिकल का मोशन एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब वहाँ से कुछ बातें हम लोग यहाँ पर जोड़कर और इस बात को समझेंगे कि प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है। प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी आप ले सकते हैं, सपोज करो ये है, ये एक रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है, मान लिया रिजिड बॉडी है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के अलॉन्ग इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, इस पॉइंट के अलॉन्ग इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, इस पॉइंट के अलॉन्ग मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। अब जब इस बॉडी को, इस रिजिड बॉडी को इस पॉइंट के अलॉन्ग इसको रोटेट करूँगा और रोटेट करने पर इस बॉडी के जितने भी आपके कहीं भी कोई भी पॉइंट हो, इस बॉडी पर कोई भी पॉइंट हो तो वो पॉइंट क्या करेगा, वो भी रोटेट होगा, वो पॉइंट भी रोटेट होगा। जैसे मैं आपको पहले उदाहरण के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे ये पॉइंट 1 है, या मान लो पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। ठीक है, 3 पॉइंट को हम लोग लेते हैं। तो जब इसको रोटेट कराओगे, इस पॉइंट के अलॉन्ग इसको रोटेट कराओगे तो ये भी आपका कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, पॉइंट 2 भी आपका कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा और पॉइंट 3 भी आपका कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, इसको आप अगर ओमेगा वेलोसिटी से इसको रोटेट करा रहे हो तो पॉइंट 1 2 3 तीनों के तीनों क्या है, आपके रोटेट करेंगे। अच्छा, रोटेट करेंगे, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पॉइंट है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी बात करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी। ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये जितने भी इसके पार्टिकल हैं, जितने भी इसके पार्टिकल या इस रिजिड बॉडी पे जितने भी पॉइंट हैं वो एक सर्कुलर मोशन करेंगे। वो क्या करेंगे, एक सर्कल के अलॉन्ग, एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मोशन करेंगे। लेकिन जो सर्कल के अलॉन्ग मतलब ये सब मोशन करेंगे, उन सभी सर्कल का सेंटर सेम होगा। मतलब ये सभी के सभी सर्कल कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। सबका सेंटर क्या है, यही है, लेकिन बस रेडियस क्या है, डिफरेंट है। इसकी रेडियस डिफरेंस, इसकी रेडियस डिफरेंस है। ठीक है, मान लो ये एक रेडियस छोटी वाली रेडियस है, ये दूसरे पॉइंट का रेडियस है, ये तीसरे पॉइंट का रेडियस है। सबका रेडियस अलग अलग होगा लेकिन सेंटर क्या होगा, सेम होगा। और अगर इन सभी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, अगर इन सभी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तब हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। ये बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। एक और ऑब्जेक्ट लेके मैं आपको इस चीज़ को समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो एक रॉड है इस तरीके से, ठीक है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पर ये हिंज है, ठीक है, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के अबाउट ये घूमेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इस रॉड को हमने मान लो घुमा दिया थीटा डिग्री, ठीक है, थीटा डिग्री घुमा दिया, ठीक है, इस रॉड को हमने घुमा दिया थीटा डिग्री इस तरीके से। अब ये रॉड इस तरीके से हो गई, इस रॉड को हमने घुमा दिया थीटा डिग्री। अब इस रॉड पे मान लो कुछ पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने पॉइंट ले लिया 1 2 3 4, पॉइंट 1 2 3 4 ले लिया। अब इस रॉड को अगर हमने थीटा डिग्री घुमा दिया, इस रॉड को हमने क्या किया, थीटा डिग्री अगर घुमा दिया, तो ये पॉइंट 1 भी थीटा डिग्री घूम गया होगा, पॉइंट 2 भी थीटा डिग्री घूम गया होगा, पॉइंट 3 भी थीटा डिग्री घूम गया होगा, पॉइंट 4 भी थीटा डिग्री घूम गया होगा। अगर इस तरीके का मोशन हो कि कोई एक आपका ऑब्जेक्ट है, उसको आपने किसी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घुमाया, इस तरीके से रोटेट कराया, मान लो ये ओमेगा से आप रोटेट करा रहे हो, ठीक है, आप ओमेगा भी हम लोग देख लेंगे। तो इसका अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सभी पॉइंट का, पॉइंट 1 2 3 4 किसी भी पॉइंट का देख लो, सभी का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सभी का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सेम है,
तब भी हम कहते हैं, या अगर एंगुलर देखो समय तो समय आपको देखो यहाँ से यहाँ रोटेट कराने में टाइम तो हर पॉइंट के लिए सेम लग रहा है, तो टाइम तो सब पॉइंट के लिए सेम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सबका सेम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। तो सभी पॉइंट दैट इज ω1 ω2 ω3 और ω4 मतलब 1 2 3 4 सभी चारों पॉइंट का एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। और एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है तो हम कहेंगे कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये क्या कर रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है, जब बॉडी के सभी पॉइंट या बॉडी के सभी पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से मोशन करें, सेम एंगुलर वेलोसिटी से क्या करें, मोशन करें, तब हम कहेंगे कि बॉडी कैसी मोशन कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। मतलब बॉडी के जितने भी पार्टिकल है सभी पार्टिकल का अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो हम कहेंगे प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन के लिए क्या हो गया, बॉडी के सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी शुड बी सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, तब हम लोग कहेंगे उसे प्योर रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। अब जिसके अबाउट बॉडी घूमती है, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूमती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूमती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो इस पॉइंट के अराउंड ये बॉडी पूरी घूम रही थी तो हम इस पॉइंट को क्या बोले, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे हिंज है, ठीक है, तो इसके अबाउट घूमे तो इसे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। एक बात आपको ये समझ लेना है कि एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है, रोटेशन ये इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी भी हो सकती है, बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बॉडी के बाहर भी। जैसे यहाँ पर देखो बॉडी के अंदर है, ये बॉडी के साथ ही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर भी हो सकती है। देखो कैसे हो सकती है, सपोज करो कि एक बॉल है, यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ, एक बॉल है, इसको मैंने एक धागे से बांध लिया, और यहाँ पर आपने उसको पकड़ लिया अपने हाथ से, 5 उंगलियाँ बना देता हूँ भाई, मान लो ये हैंड है, ठीक है, ये हैंड है, ठीक है, पकड़ लिया, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है, और उसको फिर क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, उसको क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। तो जब मैं उसको धागे से पकड़ के घुमा रहा हूँ तो इस बॉल के सभी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है, अगर बॉल के सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो हम कहेंगे कि ये जो बॉल है वो प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। लेकिन इस बॉल का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, क्योंकि उसी के अबाउट इस बॉल के, जैसे हमने यहाँ पकड़ लिया तो इसी के अबाउट बॉल को क्या कर रहे हैं, हम घुमा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, बॉडी के बाहर भी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के क्या है, बाहर भी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर भी है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी पर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो, इतनी बात आप समझ पा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग समझते हैं कि अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, कोई प्लेन है और वो आपका रोटेशनल मोशन उसमें हो रहा है, तो उस प्लेन में किसी भी 2 पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता। क्या कह दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये डिस्कस करता हूँ। देखिए ध्यान समझिए, मान लीजिए कि एक इस तरीके से कोई एक आपकी प्लेट है ना, इस तरीके से प्लेट है, और मान लो इस यहाँ पर हिंज है और इसके अबाउट इसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है, ये ओमेगा वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहे हो। अब यहाँ इसी हिंज पॉइंट, मतलब जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम डिस्टेंस पे, मान लो ये डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट 1 है और r ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ पर है वो 2 है। तो दोनों पॉइंट A1 और पॉइंट 2, मतलब V1 पॉइंट 1 की लीनियर वेलोसिटी और V2 पॉइंट 2 की लीनियर वेलोसिटी, ये दोनों सेम नहीं हो सकती, यही बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। देखो हो भी नहीं सकती, कैसे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मॉड ऑफ V1 विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ V2, ये हो सकता है, पॉसिबल है ये, ठीक है, पॉसिबल, ठीक है, ये हो सकता है। बट दोनों का मतलब दोनों वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है लेकिन डायरेक्शन उनका सेम नहीं होगा। अब देखो अगर ये मूव कर रहे हो तो ये इस तरीके से मोशन हो रहा होगा सर्कुलर, तो इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी देखोगे, आप टेंजेंट बना के ड्रॉ करते हो, तो इसका मैग्नीट्यूड मान लो v है,
लेकिन इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, और इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट बना के खींचोगे तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। तो ये v1 हो गया, ये v2, ये वेलोसिटी ऑफ v1 v2, ठीक है। तो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो चलो हो सकता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, मतलब दोनों वेलोसिटी सेम नहीं है, v1 और v2 इक्वल नहीं है। आप समझ पा रहे हो? फिर से इस बात को समझ लीजिए कि यू कांट फाइंड 2 पॉइंट इन अ प्लेन विच हैव सेम लीनियर वेलोसिटी। एक प्लेन में आप 2 पॉइंट ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते जिनकी लीनियर वेलोसिटी इक्वल है, सेम है, ठीक है। मैंने यहाँ पर दिखा दिया, इन दोनों पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं होगा, मतलब क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल है, सब पार्टिकल के जो सेंटर, मतलब आप देखो होता क्या है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है, तो इनका जो आपका ये मोशन हो रहा है, ये आपका सर्कुलर मोशन ही हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ये जो सभी पार्टिकल के पॉइंट है, ये क्या होते हैं, एक लाइन में मिल जाते हैं, ठीक है। वो सेंटर से मिलाने वाली लाइन में ही मिल जाते हैं अगर उसको, तो वही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, पार्टिकल के जो बॉडी है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ें, यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से उस पॉइंट को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं उस पॉइंट को समझाना चाहूँगा, और उसको नोट करके आपको लिख लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए। देखो क्वेश्चन क्या है, मान लो एक रॉड है, रॉड इज इन प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, रॉड इज इन प्योर रोटेशनल मोशन। मान लो इस तरीके से रॉड है ये, ठीक है, ये रॉड है, रॉड इज इन प्योर रोटेशनल मोशन। अच्छा, अब ये क्या हुआ, इसके अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट ये मूव करके मान लो यहाँ पर पहुँच गया इस तरीके से, ठीक है, ये मूव करके यहाँ पहुँच गया ये रॉड, ठीक है। हमने ये डॉट डॉट करके बनाया, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है। इस रॉड पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है मान लो ये A और एक ये पॉइंट है B, ठीक है। डिस्टेंस ये जो गिवन है ये है l/2, मतलब पॉइंट A क्या है, मिड पॉइंट है, और रॉड की टोटल डिस्टेंस है, रॉड की टोटल जो लेंथ है वो L है, रॉड की टोटल लेंथ क्या है, L है। आपसे देखो, आपसे पूछ क्या रहा, फाइंड द वेलोसिटी या फिर फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, ये सही अच्छा रहेगा। फाइंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, मतलब आपको निकालना क्या है, ओमेगा BA, इसकी वैल्यू आपको पॉइंट करनी है, इसकी वैल्यू आपको पॉइंट आउट करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। बताइए भाई, कोई बता सकता है तो कमेंट करके प्लीज़ बताए, कोई बता सकता है तो प्लीज़ कमेंट करके आंसर बताए। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। बच्चे त्रुटियां करते हैं, ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर बताते हैं 0, और आंसर 0 बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा, आइए समझते हैं। हम लोग देखो पढ़े हैं कि V बराबर क्या होता है, R क्रॉस ओमेगा, ठीक है, होता है कि नहीं, R वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर एक ही बात है, ठीक है। R क्रॉस ओमेगा होता है, और मतलब देखो R क्रॉस ओमेगा होता है, मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें, कि ओमेगा वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V वेक्टर बाई R वेक्टर, ठीक है। या हम लोग परपेंडिकुलर, ये जो रेडियस लेंगे हम लोग 2 पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो VAB या फिर अच्छा B का पूछ रहा है ना, VBA पॉइंट B का A के रिस्पेक्ट में, तो VBA कितना हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी ये हो जाएगा VBA और RBA, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, लेकिन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ये हो जाएगा। अच्छा, BA क्या हो जाएगा, VBA कितना हो जाएगा, VB माइनस VA और डिवाइडेड बाई RBA, मतलब B और A के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, ध्यान से अब समझो, जब ये एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो पॉइंट B पर कुछ आपका लीनियर वेलोसिटी होगा VB, और पॉइंट A भी ऐसा घूम के ऐसे घूम रहा है, तो इस पर भी एक आपकी
सॉरी लीनियर वेलोसिटी इसकी भी होगी वी ए, दोनों की आपकी लीनियर वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। क्या होता है v बराबर आर ओमेगा, तो r ये इसके लिए रेडियस कितना होगा पूरी लेंथ, तो r मतलब ये लेंथ के बराबर l इंटू ओमेगा, ओमेगा घूम रहा है, तो vb की वैल्यू ये आ गई। va की वैल्यू क्या होगी r ओमेगा, r इसके लिए रेडियस, a के लिए रेडियस कितना है l/2, तो रेडियस इंटू ओमेगा। तो vb की जो वैल्यू आ गई, vb की जो वैल्यू आ गई वो आ गई l ओमेगा, और va की वैल्यू जो आ गई वो कितना आ गई l ओमेगा/2, l ओमेगा/2। इतनी दिक्कत है नहीं है, कहते वैल्यू पुट कर दो। vb की वैल्यू कितनी है भाई l ओमेगा माइनस va की वैल्यू कितनी है l ओमेगा/2 डिवाइडेड बाई आर बी ए, पॉइंट बी और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखो टोटल डिस्टेंस l/2 है, सॉरी टोटल डिस्टेंस l है, ये l/2 है, तो ये भी l/2 ही होगी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस b और a के बीच की डिस्टेंस l/2 है। आप इसको सॉल्व करोगे एल ओमेगा माइनस एल ओमेगा/2 घटाओ कितना आ जाएगा l ओमेगा/2 ही आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई l/2, l/2 से l/2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा ओमेगा। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए दैट इज ओमेगा बी ए कितना आया भाई, ओमेगा के ही बराबर आया, ओमेगा के ही बराबर आया। अब बच्चे इसमें घन चक्कर हो जाते हैं, देख रहे हो आप कितना शानदार सा क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन। आंसर क्या आया ओमेगा, आंसर क्या आया ओमेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग यहाँ तक, आंसर क्या आया ओमेगा। अब यहाँ पर इस एक स्पेसिफिक पॉइंट, बहुत ही स्पेसिफिक और स्पेशल पॉइंट मैं लिखवाऊंगा इसके लिए, आप उसको प्लीज नोट करिए। इन प्योर रोटेशनल मोशन एंगुलर स्पीड ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट इज ऑलवेज ओमेगा, is always omega, that is the angular speed of the body, angular speed of the body। लिख पाए, लिख पाए या मैं बोर्ड पे लिख दूं, मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, लिख लीजिए इसको। इन प्योर रोटेशनल मोशन, इन प्योर रोटेशनल मोशन, इन प्योर रोटेशनल मोशन एंगुलर स्पीड ऑफ एनी पॉइंट, angular speed of any point with respect to any other point, with respect to any other point is always equals to omega, that is angular speed of the body, एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपको अगर ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले, इस तरीके से कोई एक बॉडी दे रखा है, इसके अबाउट ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट इस बॉडी को ओमेगा से घुमा रहा है, ठीक है। कोई दो पॉइंट कह दिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक। तो कोई दो पॉइंट कह दिया, ये पॉइंट कह दिया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, और कह रहा है कि ओमेगा बी ए निकालो, ओमेगा बी ए मतलब एंगुलर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताओ। आंसर क्या होगा ओमेगा, आंसर क्या होगा ओमेगा, क्योंकि बॉडी का एंगुलर स्पीड कितना है ओमेगा। तो यही बात मैं समझा रहा हूँ कि इन प्योर रोटेशनल मोशन एंगुलर स्पीड ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू किसका, एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी, एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो, इस बात को क्लियरली समझ पा रहे हो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक और शानदार सा कॉन्सेप्ट मैं सिखाने चल रहा हूँ, एक शानदार सा कॉन्सेप्ट और बताने चल रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझिए, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, आपने साइकिल सबने देखी है, साइकिल सबने देखी है। साइकिल का जो आप पैडल मारते हो, जहाँ आप पैडल मारते हो वहाँ से चेन शुरू होता है, एक उसमें अरेंजमेंट होता है ना, ऐसे दांत 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 ऐसे बने होते हैं, जैसे इस तरीके का आपका ये मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से रहता है, और ये आपके ऐसे खांचे बने, दांत जैसे बने रहते हैं ना, उसको टीथ कहते हो, ठीक है, ऐसे दांत बने रहते हैं। और एक इसी के अलाइन पीछे वाले चक्के पे, लेकिन इसमें जो होता है वो छोटा होता है, उसमें छोटा होता है, और उसमें भी दांत आपके बने रहते हैं, उसमें भी क्या बने रहते हैं, दांत बने रहते हैं। और उसके बाद आपकी चेन जो होती है ना, चेन देखो कुछ इस तरीके से होती है, चेन आपकी कुछ इस तरीके से, ठीक है।
चेन कुछ इस तरीके से होती है, समझ पा रहे हो आप? अच्छा बनाया मैंने, कोई दिक्कत? सही बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया। ये चेन किस तरीके से है। अब इसमें होता क्या है, इसका जो सर्कुलर पाथ होता है या इसका जो सर्कल होता है, इसको बड़ा बनाते हैं, इसको छोटा बनाते हैं। मतलब इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस अगर हम लोग स्मॉल आर माने, इसकी कैपिटल आर माने, तो इसकी रेडियस बड़ी होती है, इसकी रेडियस छोटी होती है। क्यों? क्यों, मेरा सवाल है क्यों? ऐसा क्यों होता है कि ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है? ऐसा क्यों होता है? यही मेरा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। इवन जब अब गियर वाली जो साइकिल आती है ना, उसमें आपको और सारे दिए रहते हैं, जैसे और इस छोटा और छोटा, ऐसे 2-3 दिए रहते हैं। तो उसमें आपका जब आप गियर चेंज करते हो, जैसे सब टॉप गियर में लगाओ तो सबसे छोटे वाले पहुंच जाता है, सबसे छोटे वाले पहुंच जाता है। क्यों होता है? ये सारी बातों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। गियर वाली साइकिल का बहुत क्रेज होता है बच्चों में, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। देखो, ये जो चेन है ना, चेन, ये रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है? रिजिड बॉडी। क्योंकि भाई चेन के किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, चेंज होगा नहीं, तो वो आपके क्या हो जाती है? रिजिड बॉडी है। वो क्या है आपकी? रिजिड बॉडी। चेन क्या है? एक रिजिड बॉडी। चेन अगर रिजिड बॉडी है तो मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी होगी, मान लो इस पॉइंट को हम लोग ए कह दो, इस पॉइंट को बी कह देते हैं, तो पॉइंट ए की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वही पॉइंट बी की भी लीनियर वेलोसिटी होगी, वही पॉइंट बी की भी लीनियर वेलोसिटी होगी, क्योंकि रिजिड बॉडी है, दोनों के बीच का लेंथ चेंज कभी भी होगा नहीं। तो वी ए बराबर क्या होगा? वी बी होगा, वी ए बराबर वी बी होगा। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, v बराबर क्या होता है? आर ओमेगा होता है। v बराबर क्या होता है? आर ओमेगा। तो अगर हम लोग देखें तो अगर यहाँ पर लगाओ, इस पॉइंट के लिए लगाओ, तो वी बी के लिए आर ओमेगा बी हो जाएगा, आर ओमेगा बी हो जाएगा, रेडियस इसका और ओमेगा बी, मतलब ओमेगा इस वाले व्हील का, इसका ओमेगा देखो, v बराबर आर ओमेगा यहाँ पर लिखो, तो आर रेडियस कैपिटल आर और ओमेगा इसके लिए वी ए, सॉरी ओमेगा ए लिख लेते हैं, ठीक है। वी ए वी बी बराबर क्यों है? इन दोनों पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी बराबर क्यों है? क्योंकि ये चेन पर पॉइंट स्थित है, पॉइंट ए और बी पॉइंट किस पर है? चेन पर है, और चेन रिजिड बॉडी है, तो इसके दोनों पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। और वी बराबर क्या होता है? आर ओमेगा होता है। तो वी ए के लिए आर ओमेगा आप अप्लाई करोगे तो आर इसके लिए रेडियस कैपिटल आर और ओमेगा इसका ओमेगा ए ले लिया, इसके लिए अप्लाई करोगे तो इसका स्मॉल आर रेडियस और इसके व्हील का जो आपका एंगुलर स्पीड ओमेगा बी ले लिया। अब माय डियर फ्रेंड ध्यान समझो, अब माय डियर फ्रेंड ध्यान समझो, ओमेगा और आर का जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। अगर इस व्हील का रेडियस ज़्यादा है, अगर इस व्हील का रेडियस ज़्यादा है तो इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा? कम होगा। और इस व्हील का रेडियस कम है तो इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसका एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगा। मतलब इस व्हील का जो आप ओमेगा ए लिखे हो वो कम है और ओमेगा बी क्या है? ओमेगा बी ज़्यादा है, ओमेगा बी ज़्यादा है। मतलब इसका रेडियस बड़ा करने का यही लॉजिक होता है जिससे इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो? बढ़ जाए। मतलब अगर इसको आप एक चक्कर घुमा रहे हो, एक पाइडल मार रहे हो ना, तो ये आपका ज़्यादा बार घूमेगा। अगर दोनों का रेडियस समान होता, दोनों का रेडियस क्या होता? इक्वल होता। अगर दोनों का रेडियस इक्वल होता तो ओमेगा ए इक्वल्स टू ओमेगा बी आ जाता। मतलब अगर इसको एक चक्कर घुमा रहे हो तो ये भी एक चक्कर घूमता, तब आप ज़्यादा जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अगर इसको एक बार पैडल से घुमा रहे हो तो ये आपका कई बार घूम जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगी? आपकी साइकिल तेज़ी से आगे जाएगी। और इसी चक्कर में जब गियर वाला साइकिल होता है ना, तो उसमें जो सबसे टॉप गियर होगा तो उसका सबसे छोटा रेडियस होगा, उसका रेडियस सबसे छोटा होगा, तो इसको एक चक्कर मारोगे तो वो और कई बार घूम जाएगा, इसीलिए टॉप गियर में वो सबसे तेज चलेगा, इसलिए टॉप गियर में क्या होगा? सबसे तेज चलेगा। तो ये लॉजिक समझ पाए कि इसको बड़ा और इसको छोटा क्यों रखते हैं? पैडल मारने वाले को बड़ा क्यों रखते हैं और पीछे वाले को छोटा क्यों रखते हैं? जिससे कि यहाँ पर अगर ओमेगा आप 1 रेडियन पर सेकंड दे रहे हो तो ये आपका कन्वर्ट होकर ज़्यादा आए, यहाँ पर मान लो 3 रेडियन पर सेकंड आ गया, ये ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, तो आपकी साइकिल ज़्यादा तेज़ से आगे जाएगी, आपको मेहनत भी कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब लॉजिक होता है आगे वाले को बड़ा और छोटे वाले को पीछे रखने, मतलब पीछे वाले को छोटा रखने का, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं? यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत?
अगर किसी भी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है तो अब हम लोग पढ़ेंगे रोलिंग मोशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे ना, रोलिंग मोशन को अगले पार्ट में देखेंगे, लेकिन मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करना चाहूँगा, थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। देखो रोलिंग मोशन जो होता है ना, बच्चे उसको पढ़ते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, प्लस रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों जब साथ साथ होता है तो उसे हम लोग रोलिंग मोशन कहते हैं। लेकिन हर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन रोलिंग मोशन नहीं होता। हर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन रोलिंग मोशन नहीं होता। रोलिंग मोशन होने के लिए कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट का एक सरफेस पर होना आवश्यक है। रोलिंग मोशन होने के लिए रोलिंग मोशन होने के लिए सर्कुलर ऑब्जेक्ट का एक सरफेस पर होना अनिवार्य है, तभी आपका रोलिंग मोशन होगा। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसमें आपका ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन है, तो ये रोलिंग मोशन कहलाएगा। लेकिन रोलिंग मोशन आप तब तक नहीं कहोगे जब तक वो एक सरफेस पर ना हो, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन को रोलिंग मोशन कहते हैं, लेकिन ऐसा